जमुई विधानसभा की जनता कहती है, चूँकि आपकी बहन वहाँ की विधायिका हैं कि विधायिका मैम क्षेत्र बहुत कम विजिट करती हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है झाझा को अनुमंडल बनाने के विषय में, तो इस पर आप आगे क्या कुछ कार्य कीजिएगा? नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम। आज हमारे मंच पे श्री राष्ट्रदीप सिंह, लोजपा रामविलास के युवा प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और सबसे पहले आप फॉर्मल टॉक्स वाले को बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद जी आपको कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं लोजपा में युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। लंबे समय से मैं आप लोग, क्योंकि सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं यहीं का हूँ जी, तो लगातार मैंने लोजपा से ही अपनी राजनीति शुरू की है और मैं आज भी लोजपा के साथ ही हूँ जी। आपके चाचा जी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी एक कद्दावर नेता रहे हैं। आप उनके गोद में खेले होंगे बचपन में, उनके साथ बिताए कुछ यादों को हमारी जनता के साथ साझा कीजिए। बहुत ज़्यादा समय तो हम लोगों को नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बहुत छोटा था और चाचा जी की बहुत कम यादें हैं जो कि अभी कभी कभी याद आती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में जब से गए उस वक्त मुझे लगता है कि मैं 2-3 साल का रहा होगा जी। और आप लोग को ये, आप लोग खुद सामाजिक जीवन से हैं, जुड़े हुए हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण और कठिन वाला जीवन होता है। और गिद्धौर से निकलकर उन्होंने अपना नाम पूरे विश्व के लोग उनको जानते हैं और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में वो विदेश मंत्री थे और मुझे उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला था। तो उनका भी जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय उनके साथ बिताया, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें उनसे हम लोग आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत वही हैं, हमारे नेता वही हैं। उनकी चीज़ों को आज भी हम लोग जब देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और जो स्मरण हम लोग के संज्ञान में है, उन सब चीज़ों को आज भी हम लोग याद कर और आगे बढ़ने का हम लोग काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार एक स्लोगन के साथ चले हैं कि इस बार 400 पार, तो ज़मीनी तौर पर इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बिल्कुल सही है और मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, और वो डिजर्व करते हैं जी। अगर उन्होंने ये नारा दिया है तो ये मुझे कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मैं भी एनडीए का एक हिस्सा हूँ जी। और वो डिजर्व करते हैं 400 पार, उनको सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यों करके दिखाया है, ऐसे ऐसे उन्होंने निर्णय लिया है कि मैं एक नौजवान होने के नाते, एक युवा होने के नाते, और मेरे जैसे सैकड़ों और लाखों करोड़ों युवा उनके फैन हैं। परिवारवाद को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, परिवारवाद को लेकर मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, परिवारवाद हम लोग सुनते आते हैं, देखते हैं, ठीक है, और इस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को टिक्का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को देख के आगे बढ़े हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को आगे देखकर बढ़े हैं और समाज में कैसे चलना है, समाज के हर लोगों को कैसे लेके चलना है, उस पर हम लोग काम करने का पे चलते हैं, ध्यान देते हैं। कैसे डेवलपमेंट हो, हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं और इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। चूँकि विपक्ष चिराग पासवान जी पर एक आरोप लगा रही है कि क्या जमुई लोकसभा में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था कि यहाँ से उनको टिकट दिया जाए। परिवारवाद पर आरोप लगाते हुए, कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आपके पार्टी से जो चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने परिवार से अपने बहनोई को ही टिकट दिया। क्या जमुई जिला में कोई ऐसा चेहरा नहीं था? देखिए, कोई भी दल, कोई भी संगठन और कोई भी गठबंधन, और क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग सब लोग आते हैं और संविधान के तहत हर पार्टी और हर व्यवस्था चलता है। हर पार्टी को ये संविधान में ये उसको पूरी तरीके से ये उसको छूट दी गई है कि उसका प्रत्याशी कौन हो। प्रत्याशी का चयन संसदीय बोर्ड करती है। हर पार्टी का, हमारी पार्टी में भी संसदीय बोर्ड है और यहाँ पर लगातार 2 बार से
आदरणीय चिराग पासवान जी, जो कि अभी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ से लोकसभा लड़ा और यहाँ की जनता ने उन्हें अपार बहुमत स्नेह देकर भेजने का काम किया। पार्टी के साथ एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 2019 में, जब 2020 में आदरणीय चिराग पासवान जी के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब निधन हुआ, तो चूँकि हाजीपुर उनका कर्मभूमि रहा, तो संसदीय बोर्ड ने चिराग जी को वहाँ से लड़ाने की पेशकश। वैसी परिस्थिति में जमुई के लोग चाहते थे, मैं भी खुद जमुई से हूँ, मैं खुद चाहता था कि चिराग जी यहीं से चुनाव लड़ें और यहीं के एमपी बनकर काम करें। तो वैसी परिस्थिति में जो एक बीच से निचोड़ निकल के आया, उसमें पूरे जमुई लोकसभा के जो लोजपा के लोग हैं, हम लोगों ने यहाँ पर झाझा में बैठक किया, जमुई में बैठक किया, और पार्टी कार्यकर्ता के तरफ से ये प्रस्ताव आया, अरुण भारती जी को जो उम्मीदवार बनाया गया है, तो अरुण भारती जी को उम्मीदवार संसदीय बोर्ड ने बनाया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग पर बनाया है। अगर इस पे कोई विपक्षी दल या और भी कोई संगठन के लोग कटाक्ष करते हैं तो मैं उनको शुभकामना देता हूं, क्योंकि उन लोगों को इन सब चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय है उनके पास। हम लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। आरोप तक यहाँ तक है कि चिराग पासवान ने जमीनी तौर पे कुछ काम किया नहीं है। कारण यही रहा है कि यहाँ से जहाँ से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया, इस कारण बस यहाँ से वो छोड़ के जा रहे, क्योंकि उनको यह अनुभव हो चुका है कि शायद मैंने काम नहीं किया है, इस कारण शायद यहाँ वोट नहीं मिलेगी। यह आरोप है विपक्ष का। देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो उल जलूल बातें बोलकर तो मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का। ठीक है, जमुई लोकसभा की जनता जागरूक है, वो जानती है, और उसे अपने नेता चिराग पासवान जी पर पूर्ण रूपेण विश्वास है। एक सांसद होने के नाते जो चिराग पासवान जी से हो सकता था 100%, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ और मैं खुद भी जमुई लोकसभा का ही हूँ, मैं खुद झाझा का गिद्धौर का रहने वाला हूँ, और लगातार सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि एक सांसद होने के नाते चिराग पासवान जी जो कर सकते थे, उन्होंने हर चीज किया। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी लाई। केंद्रीय विद्यालय झाझा में बनकर तैयार है, अभी उसका उद्घाटन भी हो गया। फुट ओवर ब्रिज, क्योंकि मैं DRUCC का मैं मेंबर भी हूँ, फुट ओवर ब्रिज सदियों से लोगों की मांग थी। 2000 हम लोगों को लगता है कि 19 में काम शुरू हुआ, 2020-21 कोरोना के चलते वो काम थोड़ा सा धीरे हो गया। वो भी काम जो है एस्टिमेट के अंतर के चलते आधा बनकर तैयार है, आधा का प्रपोज है वो भी बनकर तैयार है। आपको बेला में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। सैकड़ों सड़कें, पुल उनके अपने निधि से, उनका जो अपना सांसद निधि है उसमें 100% उन्होंने अपना सांसद निधि क्षेत्र में विभिन्न गांवों में देने का काम किया। सैकड़ों जो है सीढ़ीनुमा घाट, छत्तेदार चबूतरा, जो भी जहाँ का जो मांग था, ट्रांसफार्मर, तो गांव-गांव को बिजली से जोड़ने का काम किया, हर जगह बिजली पहुंचाने का काम किया। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते लोगों के सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमेशा आप लोग देखते होंगे, क्योंकि आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, वो क्षेत्र में बने रहते हैं। तो अब एक MP और क्या कर सकता है? जो लोग ये बोल रहे हैं तो वही भाई परिभाषित कर दें कि और भाई सांसद क्या करते हैं, तो हम लोग उस चीज पे भी ध्यान देंगे, देखेंगे। आरोप प्रत्यारोप होते हुए एक आरोप और लगता है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन क्यों होता है? देखिए, चुनाव एक अपना अलग व्यवस्था है और निर्माण और विकास अपना एक अलग व्यवस्था है। ठीक है, किसी भी कार्य का पहले DPR बनता है, उसका उस संबंधित विभाग उसका टेंडर करवाता है, और जो नियमानुसार जो वहाँ के संवेदक होते हैं वो कार्य को करते हैं, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तब उसका उद्घाटन होता है। तो इसमें कोई पार्टी या कोई संगठन ये तय नहीं करता है कि कौन सा काम का उद्घाटन कब होगा। तो कार्य जब पूर्ण हुआ तो उसका उद्घाटन हुआ। मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार होगा, उसका भी उद्घाटन होगा। तो हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं, और जब काम हो रहा है तो उसका उद्घाटन भी होगा। तो चुनाव के पहले उद्घाटन हुआ या चुनाव के बाद उद्घाटन हुआ, ये कोई विषय नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर जो विपक्षी लोग हैं उनके पास कोई बात नहीं है, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। ठीक है, वो बस इसी तरीके की भ्रामक बात फैलाकर
लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जमुई लोकसभा की जनता सतर्क है, सावधान है और जागरूक है। उन लोगों को पता है कि 2024 में फिर से तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के गद्दी पर बैठाना है और जमुई लोकसभा से अरुण भारती जी को अपार बहुमत से 5 लाख पार से जिताकर भेजने का काम करना है। बेरोजगारी दर को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है और आप लोग हम लोगों का जो बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है उसमें हर बिहार का जो और हो सकता है विकास, कैसे किया जाए, यहाँ पर कैसे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पर कैसे जो है एजुकेशनल हब हो, उन सभी विषयों पर पूरा विजन डॉक्यूमेंट जो बिहारी फर्स्ट उन सभी चीज़ों पर है। और उन सब चीज़ों में भी हमारे नेता को जब मौका मिलेगा तो वो उस चीज़ों में भी बिहार को आगे ले जाने का काम वो करेंगे। तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो बिहार की गद्दी पर बैठने के लायक है? देखिए, अब बिहार की गद्दी पे कौन बैठने के लायक है, कौन बैठने के लायक नहीं है, जनता तय करेगी। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी एक नौजवान है, उनको हमारा शुभकामना है। उनका कहना है कि 17 महीना में जितना रोजगार हमारी पार्टी ने दिया, या जब गठबंधन था नीतीश जी का और तेजस्वी जी का, उतना रोजगार प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाए। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। कोई भी चीज़ 2 महीने या 5 महीने में तय नहीं होता है। एनडीए की सरकार का जो पुराने कार्य जो थे, जो एनडीए की सरकार का जो मंशा था, जो विकास का मंशा था, उसी मंशा को वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। तो चलिए भाई, उनको होली खेलने दीजिए, उनको शुभकामनाएं हम लोगों का। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार में डेवलपमेंट किसने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी की सरकार ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया। और तेजस्वी जी ना ही बोले तो अच्छा रहेगा, यहाँ के लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। उनकी सरकार को भी 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर 2005 तक उन्हीं की सरकार थी। तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने जो है डेवलपमेंट का काम किया? कितने गांवों में बिजली रहती थी, कितना सड़क बना था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति था, कितने जो है शिक्षा का क्या व्यवस्था था, सरकारी जो है हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था था। तो ये सब बातें वो ना बोलें, ठीक है, वो खुद अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाने वाला काम हुआ। ये सब बातें वो ना बोलें, ठीक है। हाँ, लेकिन वो नौजवान है, हमारी शुभकामना उनके साथ है। ईवीएम हैक के मामले को लेकर आप क्या कुछ कहिए? ये सब बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि मैं खुद मुझे दो बार मुझे मौका मिला। 2019 चुनाव में लोकसभा में मैं खुद झाझा विधानसभा का मैं आरओ था। आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे नेता ने मुझे दायित्व दिया था और मैं पूरे काउंटिंग में मैं था। और संजोग देखिए कि जो महागठबंधन के जो थे आरओ, ठीक है, वो भी हमारे मित्र थे। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे वातावरण में काउंटिंग का काम करवाया और मुझे लगता है कि पूरी काउंटिंग समाप्त होने के बाद जो आखिरी में बक्सा खोल के जो जैसे हम लोग बटन दाबते हैं तो उसमें से कट होके निकलता है, जिस उम्मीदवार को गया, जिस पार्टी को गया, तो इतना बड़ा पर्ची कट के बक्से में गिरता है। आखिरी में जितने भी प्रत्याशी हैं उनके आरओ को ये बोला जाता है कि भैया आप लोग खड़े होके रैंडमली 5 जो है बक्सा खुलवा के आप चेक करवा लीजिए कि जो काउंटिंग का जो रिजल्ट आया है वो दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने उसको भी मैच करवाया और सभी लोग संतुष्ट हुए। सभी दल के लोग वहाँ पर थे, महागठबंधन के भी लोग थे, मैं भी था, सभी लोग संतुष्ट हुए काउंटिंग से। फिर मुझे एक बार मौका मिला तो मैंने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है। आप झूठ मूठा कह देना ईवीएम हैक हो जाता है, तो भैया ईवीएम हैक हो जाता है, दिल्ली में ईवीएम क्यों नहीं हैक हो जाता है? पंजाब में ईवीएम क्यों नहीं हैक हो जाता है? अभी विधानसभा चुनाव हुआ है यहाँ पर 2020 में, तो महागठबंधन ने बहुत सारी सीटें जीती है, तो वहाँ पर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो गया? देखिए, यहाँ कोई ईवीएम हैक नहीं है, पब्लिक है, जनता है, जिसके साथ है वही गद्दी पर बैठेगा। और ये सब बातें बोल के, भ्रामक बातें बोलकर, ये सब सिर्फ महागठबंधन के लोग, विपक्षी दल के लोग सिर्फ भ्रामक बातें फैला रहे हैं। इससे कहीं कुछ होने जाने का है नहीं। पब्लिक एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद है, एनडीए के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। और जो नारा हमारे नेता आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे नेता चिराग पासवान जी का है, वो बिल्कुल 100% वहाँ पर दिल्ली में हम लोग 404 आएंगे और बिहार में 40 का 40 जीत। चूँकि आपने दिल्ली की बात की तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण लोकतंत्र में कितना भूचाल आ सकता है? देखिए, गिरफ्तारी का जो विषय है वो जुडिशियल विषय है, उन पे कुछ ऐसा विषय रहा होगा, जहाँ तक कि मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ शायद कुछ ईडी का मामला था उनके ऊपर और कुछ आय से अधिक संपत्ति का कुछ विषय है, तो वो अपना अलग विषय है, वो जुडिशियल विषय है। और जो गलत करेंगे, जो न्याय संगत काम नहीं करेंगे, उनको जेल जाना चाहिए। विपक्ष का एक आरोप है कि सत्ताधार पार्टी सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि यदि करप्ट नेता है तो सिर्फ विपक्ष में ही क्यों है, सत्ताधार पार्टी में भी तो हो सकते हैं। हमेशा ईडी का छापा विपक्ष के ही पार्टी पे, विपक्ष के ही नेताओं पे क्यों पड़ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पक्ष हो या विपक्ष हो, कानून सबके लिए एक है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सबके लिए एक है। होता क्या है कि मैंने पूर्व में भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो ऐसी ऐसी भ्रामक बातें फैलाते हैं कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो सरकार इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। और अगर ऐसा रहता तो हमको तो लगता है कि एनडीए के लोग टैक्स ही ना भरते। हम भी खुद एनडीए से हैं, तो हम लोग को टैक्स फ्री कर दिया जाता। हम लोगों को संदेश मिलता कि भाई जितने एनडीए के लोग हैं, जो एनडीए के समर्थित लोग हैं, आप लोग टैक्स से फ्री हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातें हैं। सरकार अपना काम करती है, जुडिशियल व्यवस्था अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार है और जुडिशियरी व्यवस्था के ऊपर सरकार है। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कोई कर सकता है, क्योंकि वो छोटी एजेंसियां नहीं हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को बिल्कुल से खा चुके हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? ये सब बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। महिला को आरक्षण देने का जो अभी बिल पास हुआ, उसके बाद भी अगर लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं तो मुझे तो हंसी आती है। वैसे लोगों की जो है सोच के, उन लोगों का क्या सोच है, तो ये सब भ्रामक बातें हैं। और आप लोग तो, लोग क्या, देखिए लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी देखते होंगे कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ भ्रामक बातें हैं। और रिजर्वेशन जो संविधान कहता है, जो संविधान के अनुरूप जो व्यवस्था बनाई गई है, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता है, उससे कहीं कोई क्षति नहीं कर सकता है। पूरे देश के जो लोग हैं, जिनका जो मापदंड है, सरकार सबको साथ में लेके चलने का काम आज से नहीं, जब से सरकार का गठन हुआ है तब से कर रही है। इसलिए ये रिजल्ट बार बार आप राज्य के चुनाव में भी देखते होंगे, चाहे फिर हम लोग का लोकसभा चुनाव का भी जो रिजल्ट आता है, आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के पक्ष में आता है, एनडीए के पक्ष में आता है। अगर किसी का अहित करती सरकार तो पक्ष में फैसला नहीं आता। तो ये लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये सभी लोगों की सरकार है। जमुई विधानसभा की जनता कहती है, चूँकि आपकी बहन वहाँ की विधायिका हैं, कि विधायिका मैम क्षेत्र बहुत कम विजिट करती हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मैं खुद रहता हूँ जमुई में ही रहता हूँ, मैं गिद्धौर में ही रहता हूँ और खुद सामाजिक जीवन में जीता हूँ। और मुझे गर्व होता है कि इतने कम समय में, क्योंकि श्रेयसी खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लगातार उनका स्पोर्ट्स इवेंट चलते रहता है। और अपना स्पोर्ट्स इवेंट करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी में उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व भी है। वो उत्तराखंड में प्रभारी थी, अभी झारखंड में प्रभारी हैं। वो 100% अपने पार्टी का मीटिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे क्षेत्र हो, वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और वो 100% हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती। इतने कम समय में उसने जो ऐतिहासिक काम जमुई में करने का कार्य किया है, चाहे वो 3 पुल हो,
चाहे वो आपको सड़क हो, चाहे किसी भी जो भी सुख में दुख में सबके वो खड़ी रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा और भी एज ए एमएलए कोई और कर सकता है। झाझा विधानसभा में अभी आप काफ़ी सक्रिय हैं, या क्या ये कहना उचित होगा कि इस बार आप विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? झाझा की जनता और हमारे नौजवान साथी और हमारी पार्टी ने अगर अवसर दिया तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं झाझा से चुनाव लड़ूं और मुझे बल मिले, और ताकि मैं यहाँ के लोगों इसके लिए और काम कर सकूं। अभी भी एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे जो बन सकता है, मैं 100% झाझा के लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूं, यहाँ के नौजवानों के साथ में खड़ा रहता हूं, और मैं प्रयास करता हूं कि मैं यहाँ पर बना रहूं। जो मुझसे संभव हो सके वो मैं करता हूं, और अगर पार्टी का निर्देश होगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है झाझा को अनुमंडल बनाने के विषय में, तो इस पर आप आगे क्या कुछ कार्य कीजिएगा? इसमें अगर सभी नौजवानों का सहयोग मिला तो झाझा का जो ये अनुमंडल बनाने का सपना है, ये सपना कहीं ना कहीं हमारा भी सपना है, क्योंकि मैं भी खुद झाझा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इसको गति देने का काम करूंगा, और इसमें हम लोगों को लगता है कि सकारात्मक रिजल्ट भी हम लोगों को मिलेगा, और झाझा अनुमंडल बनकर तैयार होगा। 4 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन जमुई विधान लोकसभा में होने जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, ये जमुई लोकसभा के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता 2024 लोकसभा चुनाव का जो तैयारी है बिहार में, उसका शुरुआत, उसका आगाज जमुई की धरती से करने जा रहे हैं। और मैं पूरे जमुई लोकसभा की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग आए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हम लोगों के पूर्वज रामलला के मंदिर को स्थापित करने का काम किया, उनको सुने और उनका मार्गदर्शन लें, और उनके हाथों को मजबूत करें, और उनका जो नारा है अब की बार 400 पार, उसके वो साक्षी बने। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी टीम को दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।